नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज का विषय है डीएनडी टोल को लेकर जनता के अधिकार की लड़ाई और कैसे जीती कानून के जरिए जंग। यह लड़ाई फोनरवा ने जीती और ऐसे प्रोजेक्ट पर जीती जो दिल्ली और नोएडा के बीच में टोल लगाने का था। सरकारी व्यवस्था के तहत एक पुल बना और उस पर पुल पर टोल लेने का जो बात चली वो ऐसी थी कि जिससे लोग असमंजस में थे कि इतना लंबा आखिर टोल कैसे लग रहा है। और आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डीएनडी पर जो जनता को टोल से फ्री कराने वाले फोनरवा के उस समय अध्यक्ष रहे एनपी सिंह जी, उस समय महासचिव रहे एएन धवन जी, और कानूनी लड़ाई लड़ने वाली अनीता पांडे जी और संजीव कुमार जी। ये सारी टीम ऐसी थी जिन्होंने उस समय कानूनी पेचीदगियों का अध्ययन किया और डीएनडी पर टोल ना लगे इसकी कानूनी लड़ाई शुरू की। आप सबका इस कार्यक्रम में जो आज समय दिया है उसमें मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। एनपी सिंह जी, धवन साहब, संजीव जी, अनीता जी, आप सबको नमस्कार। बड़ा हो गया। क्या हो गया? तो अब ये सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, एनपी सिंह जी से बात करूंगा कि सिंह साहब, जब लड़ाई ये 1997 में बनना शुरू हुआ था टोल ब्रिज और 2001 में बनकर तैयार हुआ था। 2012 में आपने कानूनी लड़ाई शुरू की थी और 2012 की लड़ाई जब शुरू हुई उस समय कैसे दिमाग में आया कि इसकी कानूनी लड़ाई लड़नी है आपको, सिंह साहब? जी, बेसिकली जब ये बन गया था और इसमें काफी लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रही, हम जी लोग धरने प्रदर्शन में लगे रहे। कई जी बार हम लोग डीएनडी पर धरना प्रदर्शन किए, हमें अरेस्ट किया गया, हमें ले जाकर कई कई घंटे थाने में बैठा लिया गया। जी। तो हम लोगों ने जब देखा कि अब जो है धरने प्रदर्शन से काम चलने वाला नहीं है जी और जी। काफी लंबी लड़ाई हो गई है, तो हाँ। हम लोगों ने सोचा कि अब हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि धरना अच्छा। प्रदर्शन से कोई रास्ता नहीं निकलने पा रहा। हम हम्म। लोग डीएनडी मैनेजमेंट के पास गए, उनसे जी हमने बात किया और हमने यहाँ तक कहा था कि आप दोनों तरफ, एक तरफ से 20 रुपए रखिए और दोनों हम्म तरफ के 30 रुपए लेके जैसे पूरे हिंदुस्तान में चलता है वैसे इसको कर दीजिए, तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इतनी हाँ। बात करने के बाद डीएनडी प्रशासन ने हमारी बात को नकार दिया और हमसे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म और हमें पुलिस को बुलाकर सपा हम्म और बसपा की सरकार में हमें कई बार थाने में बैठा लिया गया। हमारे हम्म ऊपर लाठीचार्ज करने की पूरी प्लानिंग की गई। हम हम्म लोगों ने जब भी धरना प्रदर्शन करने जाए हमें अरेस्ट कर लिया जाता। तो हम्म हमने देखा कि यहाँ से बात बनने वाली नहीं है। तभी हम्म मैंने धवन साहब से बात की और हमने कहा कि हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हम्म हमने तभी एक वकील हायर किए उस वक्त, जो हम्म उस समय थे रंजीत सक्सेना जी और अनीता हम्म पांडे जी की टीम को हमने हम्म, अपने साथ में लिया। इन्होंने हमारी लड़ाई को निस्वार्थ भाव से बिना किसी फीस के लड़ने का फैसला किया। मैं उनको जी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई रंजीत सक्सेना जी को, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कोरोना पीरियड में वो स्वर्गवासी हो गए हैं। और जी अनीता पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमेशा हमारी लड़ाई के लिए तैयार रही। उन्होंने हमारी लड़ाई को लड़ा। हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद अनीता जी ने पूरी लड़ाई को लड़ने के बाद 4 साल लड़ाई लड़ेगी, 4 साल तक हमने पूरी लड़ाई लड़ी इसको लेकर। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। हमारे जी खिलाफ डीएनडी की टीम ने 197 करोड़, एक सौ जी। सत्तानवे करोड़ वकीलों की फीस दिखाई, हम्म जबकि हमने 10 लाख भी खर्च नहीं किए और किसी से हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। उस वक्त के जनप्रतिनिधियों ने भी हमसे कहा कि आपको अगर आवश्यकता हो तो हम फंड दे सकते हैं। हमने जी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और हम्म हमारी फेडरेशन ऑफ नॉट आरडब्ल्यू की जो पदाधिकारी थे, जी धवन जी के साथ में हमारी टीम के जो भी लोग थे, सबने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। अकेले एनपी सिंह ने या अकेले धवन जी ने ये काम नहीं किया, ये पूरी की पूरी टीम ने लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद कामयाबी मिली। आज देश की जनता को, पूरे देश की जनता को इसको लाभ मिल रहा है। नहीं तो दिल्ली नोएडा पर जाम लगा रहता था, पूरा ट्रैफिक जाम, पूरी यहाँ पर डीजल पेट्रोल फूकता था, टाइम हम्म बर्बाद होता था, पोल्यूशन होता था। इसको हम्म फ्री होने के बाद पूरे देश में बहुत ही अच्छा मैसेज गया, लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। और आज हम्म, का 26 अक्टूबर का दिन, जी 2016 का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो डीएनडी को फ्री कर दिया गया।
उसी के आज हम शताब्दी मना, एक तरह से 7 वर्ष का होने पर उसका बर्थडे भी मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नोएडा वासियों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं हमें मिल रही हैं इसमें आज के दिन में। तो मैं सभी नोएडा की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उस वक्त की फेडरेशन ऑफ नोएडा आरडब्ल्यूए को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारी आरडब्ल्यूए थी उन सबका भी धन्यवाद। और हमारी जो वकील रही हैं अनीता पांडे जी, उनको जितना धन्यवाद किया जाए कम है। वो बहुत ही मजबूती के साथ हमारी लड़ाई लड़ती रही। भाई संजीव जी, धवन जी और उस वक्त के जो भी हमारे पदाधिकारी थे, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया उन्होंने। धन्यवाद। जी जी। आ, मैं धवन जी से पूछूंगा। धवन जी, इस मामले में बहुत गहराई से आपने दस्तावेज तैयार किए, और एक बात महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से आपने पॉइंटों को पकड़ा, क्योंकि कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। और दस्तावेज कैसे इकट्ठे किए ये आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। और उस समय, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई थी जैसे, ये मान के चलो कि एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक पब्लिक पब्लिक की जीत हुई, ऐतिहासिक है अपने आप में। धवन जी, बताएं आप अपने अनुभव से कि कैसे आपने उस समय दस्तावेज तैयार किए थे, और क्या उस दौरान आपको, आपकी टीम को डीएनडी की तरफ से भी, या और भी किसी, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी उस समय, एक व्यवस्था थी, मैं जानता हूं कि उस समय डीएनडी के जो चेयरमैन होते थे वो रिटायर्ड आईएएस होते थे। तो ये बताएं जरा हमारे दर्शकों को किस तरीके से आपने संघर्ष किया, धवन जी। तो इसमें थोड़ी सा विनोद जी, थोड़ा सा पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ जी 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 कि जी ये मामला जो है 1992 7 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी। जी। वो ताकि एक नई फ्लाईओवर की ऊपर विचार करने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट, डीडीए सब एक एमओयू बना था उसमें 92 से। हाँ। उसके बाद जो है, यानी उसके बाद जो है फिर जी। एक स्टीयरिंग कमेटी आई। उसमें कि इसका वाकई फ्लाईओवर, इसका हल है कंजेशन दूर करने के लिए और टाइम सेविंग करने के लिए, इसको करना चाहिए। जी। उसके बाद फिर वो इसमें सारा डिसाइड हुआ कि एनटीबीसीएल, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेट किया वो 8 अप्रैल 1996 में। और उससे करते करते उन्होंने अगस्त 1997 में यूपी गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने भी क्लियर कर दिया कि होना चाहिए। तो उसमें फिर एक कंसेशन एग्रीमेंट हुआ जिसमें नोएडा अथॉरिटी, ILFS एंड एनटीबीसीएल तीनों के बीच में कंसेशन एग्रीमेंट 12 नवंबर 1997 में हुआ जी। तो, और उसमें इफेक्टिव डेट जो है 7 फरवरी 2001। तो उसमें कहा गया कि ये जो है ये 30 साल के लिए, या तो 30 साल इसकी अवधि है, या जो इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो वसूल हो जाए, जो पहले हो जाए। तो उसके बाद तो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे तो इन्होंने इतना घपला कर दिया कि भाई वो 378 करोड़ का था, वो दिखाया है 410 का। तो उसमें जो सबसे बड़ी क्लास लगी थी, जो मैं बताऊंगा कैसे लगता है, उसमें बहुत खतरनाक क्लास थी कि 20% अश्योर्ड रिटर्न, वो भी कैरी फॉरवर्ड करके। आज अगर 400 है तो उसके बाद जो आया वसूल थोड़ा बस हो आया, उसके बाद 20% करके फिर आगे कैरी फॉरवर्ड। तो कहाँ करते करते जब 4800 हो गया, तो हमने जब, मुझे सिंह साहब ने जब बताया, पहले तो हमारे सक्सेना साहब को क्या दिया था कि इसमें डालो केस, उन्होंने डाल भी दिया। और ऊपर कोई प्रेस कटिंग वगैरह करके मोटी मोटी चीजें उनके पास थी, उन्होंने लगाया। तो उसके बाद हम जब चले गए नोएडा अथॉरिटी में गए, उसमें OSD थे मनोज राय, उन्होंने बड़ा हमारी हेल्प करी इस मामले में। उन्होंने एक तो प्लानिंग कमीशन की स्टडी थी, एक एक क्लास की नदियां करके उसमें लगी थी, मैंने समरी करके पिकअप किया उसको। तो हमारे सक्सेना साहब को जो पहले दाखिल हो गया था, उसके बाद सारे पॉइंट बनाए, हर क्लास को एनालिसिस करके ये गलत था। तो
वो चलता रहा। उसके बाद तो फिर लगातार कभी उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया, उनके वकील बहुत ज्यादा थे, बड़ा पैसा, बैटरी ऑफ एडवोकेट्स थे, हमारा एक ही था। तो इस बेचारे का वो जो करते थे, जो उसकी रात को एफिडेविट करा, उन्होंने कहा इसका एफिडेविट सुबह करना है, तो रात को ही मैं कई बार 10 बजे 11 बजे तक करके उसका ईमेल कर दिया, उसने सुबह वहीं का वहीं कर देता था। तो इसी तरह ये मेहनत तो करते रहे, क्योंकि उसके जो क्लास खासकर थी 20% वाले ने तो लूट ही कर दी थी बिल्कुल। अब कहाँ 400 करोड़ से चलते चलते जब हमने ज्यादा जोर पकड़ा 4840 करोड़ हो गया था, फिर 7000 करोड़ हो गया करते करते। तो इसमें इतनी खामियां थी, जैसे फीस बढ़ाने वाले 8 रुपए थी पहले, फिर इसके बाद जब जब वो बढ़ाते चले गए, हम इसको रोल बैक करने की लड़ाई करते रहे। रोल बैक नहीं होता। एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग थी जब 20 रुपए के करीब था, तो बढ़ाया तो डीएम सुंदरम के पास मीटिंग थी जी। वहां उनके सीनियर को बुलाया गया, वो कोई मैनेजर आ गया, तो वो उससे कहा है, वो कहता वो बड़े बिजी हैं, उन्हें जोर से मुक्का मारा, कहते नहीं वो नहीं करे तो मैं इसको रुकवा देता हूँ। तो वो कहते हम नहीं रोकेंगे। इन्होंने कहा मैं तोड़वा दूंगा, सुंदरम ने इतना कहा, जोर से मारा टेबल पे। तो इस तरह के वो लड़ाइयां तो अलग चलती रही। रोल बैक कराने के रोल बैक कई बार कराया बढ़ते बढ़ते, और अथॉरिटी को तो हम लिखते ही चले गए। कभी महेंद्र सिंह जितने भी सी वगैरह थे वो कुछ नहीं हो रहा था जी। तो इन चीजों से करते करते हमने अब डेट पड़ती रही, वो अपना एफिडेविट करते रहे, हम उसका तोड़ यहाँ पर बेचते थे, काउंटर एफिडेविट करते थे। तो इसी तरह से बड़े एक्चुअली कितने बार डेट तो पड़ती रही। अब किस्मत से जो अच्छे जज ही आए, टंडन साहब, उन्होंने बड़ा सही फैसला किया। तो उन्होंने कोई डेट वेट का नहीं करा, बल्कि उन्होंने डिसीजन दे दिया कि ये आगे तुम वसूल नहीं कर सकते, वसूल नहीं कर सकते। तो लेकिन कमी ये रह गई कि वो एग्रीमेंट नहीं रिवोक किया, कैंसिल किया, खाली उन्होंने कहा कि तुम टोल नहीं वसूल कर सकते। तो वो 26 अक्टूबर का भी फैसला यही आया, और उसके ऊपर जो है वो 27 को जाके अपील में बैठ गए सुप्रीम कोर्ट में जी। 27 अक्टूबर को ही। और ये इनका रोना वही था, हमारी तो कास्ट प्रोजेक्ट कास्ट ही वसूल नहीं हुई, तो उन्होंने कहा चेक करवा लो। तो उन्होंने खुद ही इसको चेक करवा लीजिए, तो उन्होंने सीएजी से करवा लो। सीएजी से को वो 27 को अपील करी, और 11 नवंबर को ऑर्डर भी आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये स्टे नहीं हो सकता ऑर्डर, और आपको हाई कोर्ट का फैसला आप ऑर्डर करते हैं। ये 11 नवंबर को ही आ गया था फैसला। और उन्होंने कहा कि चलो सीएजी को भी ऑर्डर कर दिया उसी में, तो तुम इनकी जांच करो हुआ कि नहीं हुआ। सीएजी की भी रिपोर्ट आ गई, उसमें मतलब अगले साल अगस्त में आई, लेकिन ओपन नहीं हुई। तो उसमें कहा कि इनका तो सारा वसूल हो चुका है, अगर थोड़ा बहुत जो 15 करोड़ बचता था वो इनको आगे अक्टूबर तक जो है वो, क्योंकि मार्च 31 मार्च के बेसिस पर वो था, तो उसमें आगे वसूल हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग से और रेंटल इनकम से हो गया। तो ये तो उस वक्त चलता रहा। अब इसमें उसके बाद जो है बहुत सारे जो है फैसले आए, सीएडी का भी नहीं आया। फिर उसके बाद कई पार्टियां बीच में मिलती रही, और एड भी बढ़ती रही। कोई वकील तो उनके पास बड़े कॉस्टली वाले थे, कुछ ना कुछ करते थे, उधर भी करते रहे। अभी तक भी 7 साल हो गए, उसमें डेट वेट पड़ रही, उसमें करते रहे। तो इन बिटवीन इनका क्या हुआ, उन्होंने एक आर्बिट्रेशन केस डाल दिया। अच्छा। क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अगर एग्रीमेंट को दोनों पार्टियों में से कोई कंट्रावीन करे, इसके उल्लंघना करे, तो उसमें आर्बिट्रेशन बुला के वो कर सकते हैं, आर्बिट्रेट इक्विटी। तो इनसे अथॉरिटी से कहा आप अपना दे दो, इन्होंने कहा नहीं, हमने कोई कंट्रावीन किया ही नहीं,
इन्होंने दिया, तो उन्होंने अपना दिल लगा दिया एक आर्बिट्रेटर, फिर इनके ब्याह पे भी उन्होंने एक आर्बिट्रेटर लगा दिया। तो उसके बाद चीफ आर्बिट्रेटर जो है लाहौटी, जस्टिस लाहौटी बनाए। फिर वो आर्बिट्रेशन भी डाला है इन्होंने, 68 करोड़ का वो डाला था, तो वो भी अभी विकेट होके इस बड़े केस के साथ लग गया है। अथॉरिटी ने उस वक्त बताया था कि ये हाई कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उधर उस तरफ वो चला गया। तो अभी तक वो डेट पे डेट पड़ी जा रही है, कई पार्टियां बीच में आ गई, बन गई, और कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रही है। अभी 7 साल पूरे हो गए, अभी तक भी अभी हियरिंग शायद अगले तो ये जो कुल मिला के जो एग्रीमेंट था धवन साहब, इस एग्रीमेंट को इन्होंने कैंसिल क्यों नहीं किया, इसने गवर्नमेंट ने, जो अथॉरिटी है? हमारी रिक्वेस्ट थी, हमारी रिक्वेस्ट थी रेजिस्ट्रेशन के भी और टोल का भी, दोनों चीज थी, लेकिन उन्होंने नहीं करा। जज का है फैसला, नहीं करा। ठीक है, वो तो जैसा चल रहा है अभी। आप आगे वसूल नहीं कर सकते, अभी आप लोगों की डिमांड इस समय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या है? क्योंकि उसका तो ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से रेस्टोर हो जाए? नहीं, एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए। नहीं, मैं देखो, हमने यही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसमें एक कंसेशन एग्रीमेंट एक क्लॉज है जी, इसकी अवधि 30 साल या कास्ट प्रोजेक्ट की वसूली। हाँ, तो उसमें कहा साफ है, और जो बिच एवरेज लिया, जो भी पहले हो जाए। तो हमने ये कह रहे हैं कि भाई उसको बहुत बार अथॉरिटी को लिखा है, टंडन से बात हुई थी तो उसने कहा हाँ करते हैं कुछ, तो उसमें रीतू का फिर अब हिम्मत नहीं पड़ी इनकी। तो उसमें ये है कि भाई जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट सीएजे ने कंफर्म कर दिया, आपने रिकवर हो गया, तो ये बिल्कुल आपका रिवोक कंसेशन एग्रीमेंट अब रिवोक होना चाहिए। रिवोक का हम लिखे जा रहे हैं, रिवोक का वकील को भी कहा, और इनको भी, अथॉरिटी को भी हमने बहुत बार कहा कि आप अपने लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करो, ताकि एग्रीमेंट करार ये रद्द हो जाए। तो हम तो कह रहे हैं अल्लाह आगे होता है, उसके आगे नहीं पड़ता, क्योंकि अब कंसेशन एग्रीमेंट करार है, इसमें इतनी बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट में इतनी बड़ी क्लास खराब है। जी 20% एश्योर्ड रिटर्न, हाँ, वो कहीं हिंदुस्तान में नहीं है किसी का, कहीं भी नहीं है। नहीं हुआ ऐसा था कि जब ये पहले हुआ था एग्जीक्यूट, उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस था, आरबीआई का रेट उस वक्त 19% चल रहा था, और इन्होंने 1% बढ़ा के 20% पे एग्री कर दिया था, लेकिन उसमें आगे ये लिखा हुआ था कि आगे घट सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं करा इन्होंने, 20 का 20 ही रखा। अब जब सीएजी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि ये 11% है आरबीआई की, हम इसको 12% पे 1% आगे उसमें करा था, 1% करके 12% में करते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उनका ये रिकवर हो गया है। 12% अलाउ किया उन्होंने, और 20% तो बिल्कुल गुंडागर्दी कह सकते हैं, या कुछ जुल्म पब्लिक पे कर दिया। अभी भी जिस दिन ये फैसला आया जी, अगले दिन उन्होंने लेटर लिख दिया अथॉरिटी को कि हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है 37 लाख कुछ है, 38 लाख के करीब होता है, उसके हिसाब से हमें अभी केस डिस्पोज होने तक आप दे दो। तब पहले लेटर में इन्होंने 411 करोड़ का बताया था। तो इसी तरह चल रहा है, पता नहीं अथॉरिटी वालों ने भी, वकील कुछ कैसा रखते हैं, हमने बहुत बार इनको भी ये चीजें दी, लिख के दी, और वो डीडीआरडब्ल्यू की तरफ से, पहले आप फनरमा में तो डीडीआरडब्ल्यू की तरफ से, जनशक्ति की तरफ से वो सारे पॉइंट लिख के। अब मैं संजीव जी से जानना चाहूंगा। संजीव जी, ये बताइए, जब ये दौर चल रहा था, ये संघर्ष का दौर, आप भी टीम में साथ में थे, कोर्ट में जाना, कागज तैयार कराने में कितनी मशक्कत लगती थी उस समय? बहुत 2000 से में, जैसे कि हम जानते हैं 2000 में करीब ये 2001 में टोल शुरू हुआ बन करके, और 30 साल की इसकी अवधि रखी गई, और 30 साल की अवधि 2031 में जाके समाप्त होनी थी, और लोग परेशान थे, लगातार हाहाकार हो रहा था, सभी शहर वाले, गांव वाले सब इस पे एजिटेशन कर रहे थे,
हड़ताल कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। जैसे सिंह साहब ने बताया, बहुत प्रयास के बाद भी जब कुछ डिसीजन नहीं हुआ तो हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में रखा कि भाई कानूनी प्रक्रिया से ही इसको खत्म किया जा सकता है, ऐसे तो मुश्किल है। क्योंकि उनके पास में बहुत दुरुस्त और बहुत बड़े लोग थे, आईएएस की एक पूरी लॉबी थी जो आगे उनको परस्यू करती थी। तो ये पूरा टीम वर्क था, हमारी पूरी टीम इसमें लगती थी, हम ही नहीं और बाकी सब लोग भी, जिसकी जितनी टाइम मिलता था वो इसमें पेपर वर्क में मदद करता था। और एडवोकेट साहब को अपने अपने मशवरे देते थे। इस पे अमूमन हर महीने में एक बार एक मीटिंग रखी जाती थी। से जो आप बता रहे हैं, जैसे हमें मालूम चला है 197 करोड़ रुपीस लिटिगेशन के अंदर में दिखा देना, और एक छोटी फर्म के हिसाब से तो वो उसको मतलब लड़ नहीं सकते थे इतनी ताकत से, पर उसके बाद भी एक रीजनेबल हमारे पास एडवोकेट था और एक सोच थी शहर की और इस संस्था की। और 5 साल में भी योगी सरकार या प्राधिकरण, क्योंकि प्राधिकरण ने शायद बोर्ड बैठक में तो ये फैसला लिया था जो केस पे फ्रीहोल्ड किया जाएगा, और वो मुद्दा बोर्ड बैठक में पास होने के बाद भी राज्य सरकार के पास, विशेषज्ञों के पास है पेंडिंग, विचार हो रहा है। हाँ, और थोड़ा कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। बाद में पता नहीं किसने डंडी मार दी, वो थोड़ा सा रुक गया। नहीं, उसमें एक इशू और भी था धवन जी। 2017 में योगी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में, जो उस समय के कमिश्नर थे मेरठ मंडल के, और उन्होंने यहाँ के इन दोनों तीनों अथॉरिटी की फाइनेंशियल उसको लेकर, और हमारे जो राइट हैं, या एमसीडी बने, नगर निगम वो बने, नगर पालिका बने, या उसके अलावा वो चीज बने जो एनडीएमसी पैटर्न पर, हमारी मकान का मालिक हमें बनना ही चाहिए, वो राइट तो हमें मिलने ही चाहिए। कोई कुछ ऐसा है ही नहीं जहां जनता की बात सुनी जाती हो। नोएडा प्राधिकरण में जो हमारे आईएएस अधिकारी है वो बैठकर जो भी प्लानिंग कर दे वही जनता को मान्य होगी। सारी चीजें हैं, इनकी आवश्यकता है नोएडा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और चर्चा में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धवन जी, एनपी सिंह जी, संजीव कुमार जी।